वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस। आज 2 फरवरी 2023 है, दिन है थर्सडे। आगे बढ़े उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे इकोनॉमिक सर्वे 2023 जो है उसका पूरा लेक्चर, राइट, इसको थरोली एनालाइज किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इकोनॉमिक सर्वे के हैं वो इस वीडियो में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। इस वीडियो इन द सेंस कि आप अगर क्यूरियसली एजुकेशन पर जाएंगे तो आपको इकोनॉमिक सर्वे वाला जो लेक्चर है वो मिल जाएगा। तो उसको नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसी के साथ एक और अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बजट का जो लेक्चर है उसकी वेट भी कर रहे होंगे। तो लेट मी टेल यू कि बजट का लेक्चर जो है उस पर भी मैं काम जो है वो स्टार्ट करने वाला हूं, और आज आपको बजट का लेक्चर जो है वो मिल जाएगा। अब बजट जो है उसमें बहुत सारे डिविजन्स हैं, इन द सेंस के इकोनॉमी के साथ ही जुड़ा हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं कि एजुकेशन, हेल्थ, राइट, डिफेंस। तो लेक्चर जो है वो आपको मिल जाएगा। ऐसा हो सकता है कि शायद एक ही लेक्चर में सारे पॉइंट्स कवर हो जाए, या फिर मैं अलग अलग लेक्चर्स जो हैं वो पार्ट्स में बनाऊंगा, लेकिन सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं वो आज ही प्रोवाइड कर दूंगा ताकि बजट के साथ जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपको पता चल जाए। दोस्तों, जो आपका सिलेबस है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो जो इकोनॉमिक सर्वे है और बजट जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, और इन पर आपको प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। और इसी के साथ साथ पूरा साल जो है वो कैसा रहने वाला है उसके बारे में भी एक आइडिया जो है वो आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे से मिल जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर मिल गया है, और एक और इंपॉर्टेंट लेक्चर जो है वो पाइपलाइन में है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ न्यूज आइटम्स। अदानी स्क्रैप्स फुल्ली सब्सक्राइब्ड एफपीओ, सेज गोइंग अहेड मोरली रॉन्ग। जो 20,000 करोड़ रुपए का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग था, ये एफपीओ क्या था वो मैंने कल ही आपको समझाया था, और ये अभी तक का भारत का बिगेस्ट ऐसा इश्यू था, इश्यू इन द सेंस के बिगेस्ट ऐसा फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग जो है वो इश्यू किया गया था बाय अदानी। तो अदानी जो है, अदानी ग्रुप ने ये स्टेटमेंट दिया है। इनफैक्ट गौतम अदानी साहब का ये स्टेटमेंट था कि जो इन्वेस्टर्स हैं तो उनका इंटरेस्ट, उनका हित जो है वो उनकी कंपनी के लिए और उनके लिए पैरामाउंट है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल लॉस ना हो, इस चीज को ध्यान में रखते हुए अदानी ग्रुप के बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि वो ये एफपीओ के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। जिन लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए थे उनको पैसे जो है वो वापस दिए जाएंगे। और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस ऐसा हुआ है कि अदानी ग्रुप जो है उनके टोटल शेयर्स जो हैं तो उसकी वैल्यू 38.7% से गिरी है, और इसके पीछे जो मेन रीजन है वो है हाइंडनबर्ग का जो एक रिपोर्ट आया था। AEL प्लान टू स्पेंड, जो ये 20,000 करोड़ रुपीस का ये एफपीओ था, तो उसका प्लान ये था कि 10,869 करोड़ रुपीस जो हैं वो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए यूज किए जाएंगे, एक्सप्रेसवे के लिए यूज किए जाएंगे। फिर जो 4,165 करोड़ रुपीस जो हैं तो ये जो कर्ज हैं उसको रीपे करने के लिए यूज किए जाएंगे, और 4,966 करोड़ रुपीस जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए अदानी ग्रुप यूज करने वाला था, लेकिन अब इस चीज को टोटली कैंसिल कर दिया है। तो अब देखिए यहाँ पर अदानी की जो अलग अलग कंपनीज हैं, राइट, तो उसका टोटल आंकड़ा अगर हम देखें तो उनकी शेयर वैल्यू जो है वो 38.7% कम हुई है, और नुकसान आप देखिए कितने करोड़ का हुआ है, 7,43,760 करोड़ रुपीस का नुकसान जो है वो पिछले 5 सेशंस में अदानी ग्रुप का हुआ है। एक अच्छी खबर है, भारत और यूएसए के रिलेशनशिप को ध्यान में रखें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो अपनी पहली स्टेट विजिट के लिए यूएसए जाएंगे। प्रेसिडेंट बाइडेन ने उनको खास इनविटेशन भेजा है, राइट। आप सोच रहे होंगे कि इससे पहले भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं वो तो यूएसए जा चुके हैं। यस, वो गए हैं, लेकिन अभी तक की उनकी अगर आप विजिट्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग के लिए गए और फिर साइडलाइन में यूएसए के प्रेसिडेंट को मिले, तो ऐसी विजिट्स में गए हैं। बट दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वन। और समर टाइम में
हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो व्हाइट हाउस जाएंगे और ये पहली स्टेट विजिट होगी। इन द सेंस कि ऐसा होगा पहली बार कि मोदी साहब जो हैं वो डायरेक्टली यूएसए जा रहे हैं। इन द सेंस कि यूएसए जा रहे हैं, वहां पर यूएनजीए और ऐसी कोई मीटिंग नहीं है। यूएसए और इंडिया के बीच की जो मीटिंग है उसको अटेंड करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जाएंगे। और ये अपने आप में ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच में मित्रता जो है वो काफ़ी ज़्यादा गहरी होती जा रही है। और इसी के साथ साथ बहुत सारी सेरेमनीज रखी जाएगी, स्टेट बैंक्वेट रखा जाएगा। तो दिस इंडिकेट्स कि यूएसए और इंडिया जो है वो काफ़ी नज़दीक आते रहे हैं या फिर आने लगे हैं। दोनों साइड्स जो हैं वो अभी डेट्स पर काम कर रहे हैं, या तो जून में या तो जुलाई में प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो यूएसए की यात्रा पर जाएंगे। और इससे पहले नवंबर 2009 में ऐसा हुआ था कि हमारे उस समय के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब जो हैं तो उनको स्पेशली इनविटेशन भेजा था मिस्टर ओबामा ने, जो उस समय पर वो प्रेसिडेंट थे। तो उस समय पर हमारे मनमोहन सिंह साहब जो हैं वो व्हाइट हाउस की विजिट के लिए गए थे। और दिसंबर 2022 की बात है जब फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जो हैं उनको ऐसा स्पेशल इनविटेशन मिला था और वो गए थे। तो सिर्फ अकेले बाइडेन साहब की प्रेसिडेंसी की बात करें तो सिर्फ अकेले ऐसे फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं जिनको इनवाइट किया गया था। एंड सेकंड अब हैं हमारे मोदी साहब। फ्रांस और यूएसए जो है वो काफ़ी अच्छे मित्र देश हैं। यूएसए और इंडिया की रिलेशनशिप भी अच्छी है और इंडिया और फ्रांस के रिलेशनशिप भी काफ़ी अच्छे हैं। दो पोलैंड के लोग जिनको पोल्स कहते हैं, राइट, पॉलिश जिनको कहते हैं, तो दो पॉलिश टूरिस्ट्स जो है उनकी मृत्यु हुई है जम्मू एंड कश्मीर के गुलमार्ग में। यहाँ पर एवलांच हुआ और एक आप समझ लीजिए 20 फुट की बड़ी ये आइस की एक दीवार जो है वो बन गई। ये एक बहुत ही, गुलमार्ग जो है एक बहुत ही फेमस स्की रिसोर्ट है। और दूसरे ऐसे 21 लोग थे, फॉरेनर्स थे ज़्यादातर, तो राइट वो भी ट्रैप हो गए थे लेकिन फिर उनको रेस्क्यू किया गया। 2010 में ऐसा हुआ था, फरवरी 8 2010 में, जब गुलमार्ग में ऐसा बड़ा एवलांच आया और उस समय पर हमारे 17 सोल्जर्स जो हैं उनकी मृत्यु हुई थी बिकॉज ऑफ दिस एवलांच। दोस्तों एक दूसरी खबर जो है ये वाइस प्रेसिडेंट और हमारे लॉ मिनिस्टर के साथ जुड़ी हुई है। बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन एक वॉलंटरी बॉडी है। तो इस बीएलए ने, बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की है। और इस पीआईएल में यह कहा है कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब और हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब जो हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, क्योंकि ये दोनों ऐसे एग्जीक्यूटिव्स हैं जिन्होंने शपथ जब ली तब तो कॉन्स्टिट्यूशन पर शपथ ली, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको ये रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। इस प्रकार का एक पीआईएल जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट में फाइल किया गया है। और इस पीआईएल में ये भी कहा गया है कि ये दो एग्जीक्यूटिव्स जो हैं इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की प्रेस्टीज जो है, राइट, तो इसको कम किया है। और ये कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज जो हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स जो शपथ लेते हैं ना, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स जो हैं उनको अपहेल्ड करना रहता है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों जो लीडर्स हैं या फिर एग्जीक्यूटिव्स हैं तो ये चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जज जो है रोहिंग्टन नरीमान, तो उन्होंने लॉ मिनिस्टर की जो कमेंट थी ये एनजेसी और जुडिशियल अपॉइंटमेंट और कॉलेजियम पर, तो जस्टिस रोहिंग्टन नरीमान साहब ने कहा था कि ये जो लॉ मिनिस्टर की कमेंट हैं ये डायट्राइब हैं। तो पीआईएल ने इस चीज़ को भी रेफरेंस के तौर पर यूज़ किया है। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है, बॉम्बे हाई कोर्ट क्या डिसीजन लेती है। लेकिन एक अलग ही प्रकार की चीज जो है वो हमें सामने देखने को मिल रही है। मुंबई की बात करें, जनरली दिल्ली जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने की वजह से काफी न्यूज में रहता है। लेकिन अब देखिए मुंबई एक कोस्टल शहर होने के बावजूद भी न्यूज में है। नाउ यू नो के कोस्टल सिटीज जो होते हैं या फिर कोस्टल एरियाज जो होते हैं तो उसमें दो प्रकार की ब्रीज होती हैं। एक होती है लैंड ब्रीज और एक होती है सी ब्रीज, राइट। अब ये क्या है वो मैं नहीं समझा रहा हूँ, राइट। ये बहुत ही जियोग्राफी की बेसिक चीज़ें हैं कि जब ज़मीन गर्म होती है और पानी ठंडा होता है तो एयर जो है वो किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट करती है, राइट। एंड फिर रिवर्स हो जाता है तो फिर ये जो विंड की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। तो जनरली स्पीकिंग जो कोस्टल एरिया होते हैं तो उसमें उतनी ज़्यादा एयर क्वालिटी ख़राब नहीं रहती है, भले ही वहाँ पर पॉल्यूशन जनरेट हो रहा है लेकिन
हवाएं जो हैं वो चली जाती हैं, डिस्पर्स हो जाती है, लेकिन मुंबई की एयर क्वालिटी जो है वो बहुत ही ख़राब रही और दिल्ली के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा ख़राब एयर जो है वो देखने को मिली। और AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ये बेसिकली जो PM2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो एक कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर कर सके ऐसी चीज़, इसको कार्सिनोजेनिक कहते हैं। तो PM2.5 जो है ये इतनी सूक्ष्म होती है, इतनी छोटी या फिर इतना छोटा ये पार्टिकल होता है कि हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसकी जो फिल्टर सिस्टम है, इसको बाईपास करके हमारे लंग्स तक ये सारे पार्टिकल्स पहुंच जाते हैं और फिर हमें रेस्पिरेटरी डिजीजेस होते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा, और अगर आप WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के भी रिपोर्ट्स देखेंगे तो दुनिया के टॉप पोल्यूटेड सिटीज जो है वो हमारे देश में है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और इसकी वजह से लाखों लोगों की मृत्यु जो है वो हर साल हो रही है। USA और इंडिया की ही बात को आगे बढ़ाया। आपको पता है कि इससे पहले हमारे डिस्कशन में हमने देखा था कि हमारे अजीत डोभाल साहब जो है वो वॉशिंगटन गए और वहां पर उनकी मुलाकात USA के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवैन के साथ हुई। और हमने कल ये ICET के बारे में भी बात की थी, राइट, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो ये जो इनिशिएटिव ऑफ क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ICET, तो इसके बारे में डिस्कशन हुई दोनों लीडर्स के बीच में। और इसको ये बताया जाता है कि ये जो एक एग्रीमेंट हुआ है, तो ये सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो 2005 में हुआ था USA और इंडिया के बीच में, तो उसके बाद का सबसे अच्छा अगर कोई एग्रीमेंट USA और इंडिया के बीच में हुआ है तो दिस वन ICET। और व्हाइट हाउस जो है उन्होंने फैक्ट शीट जो है उसको रिलीज की है, और ये चीज़ें पढ़ने को मिल रही है कि दोनों देशों ने यह तय किया है कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में दोनों मिलकर काम करेंगे। इसी के साथ साथ भारत के यानी कि इसरो के जो हमारे एस्ट्रोनॉट है तो उनको नासा में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन जो हैं वो भारत की यात्रा पर आने वाले हैं इस साल। इसी के साथ जो जनरल इलेक्ट्रिक हैं उन्होंने ये कहा है कि वो टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करेगा और भारत की कंपनीज के साथ मिलकर जेट इंजिन्स जो है वो प्रोड्यूस करेगा। भारत जो है वो जेट इंजिन्स प्रोड्यूस करने में उतना अच्छा देश नहीं है, राइट, एक बहुत ही लंबा समय लगा हमें तेजस के लिए जो जेट इंजन बनाए उसमें। लेकिन अब जब USA की एक्सपर्टीज जो है उसकी मदद हमें मिलेगी तो भारत जेट इंजन के सेक्टर में काफ़ी आगे बढ़ सकता है। और इसी के साथ साथ जो सेमीकंडक्टर है तो उसमें भी दोनों देश जो है वो मिलकर काम करेंगे, नई टेक्नोलॉजीज में मिलकर काम करेंगे। US इंडिया सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो है वो अर्थ एंड स्पेस साइंसेस के साथ मीन्स ये डिस्कशन मीन्स कोलैबोरेशन होगा, और ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन, ग्लोबल नेविगेशन, सैटेलाइट सिस्टम, स्पेस फ्लाइट सेफ्टी, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, पॉलिसीज फॉर कॉमर्शियल स्पेस, ये सारे क्षेत्रों में मिलकर काम USA और इंडिया करने वाले हैं। AP सिंह हमारे IAF के नए वाइस चीफ बन चुके हैं। एयर मार्शल AP सिंह जो हैं वो वेंसडे को हमारे एयरफोर्स के, इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ बने हैं। 39 इयर्स की सर्विस थी संदीप सिंह साहब की जो रिटायर हुए, और उनकी जगह पर अब AP सिंह साहब ये कमान संभालेंगे। और एयर मार्शल सिंह जो हैं तो वो पहले सेंट्रल एयर कमांड जो इलाहाबाद में है तो उसके चीफ थे। Want junk users over privacy policy till data bill is ready, WhatsApp ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा है, राइट। WhatsApp पर यह इल्ज़ाम है कि वो अपना जो डेटा है, मेरा आपका सभी का जो WhatsApp यूजर्स है तो इनका डेटा जो है वो दूसरी कंपनीज और खास करके अपनी पेरेंट कंपनी मेटा यानी कि फेसबुक के साथ शेयर करता है। तो WhatsApp ने ये कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि हम ऐसा नहीं करते हैं, और WhatsApp ने सुप्रीम कोर्ट को ये भी कहा है कि जो भी टेक्स्ट है, जो भी मैसेजेस है वो एनक्रिप्टेड होते हैं, और फॉरगेट अबाउट फेसबुक, फॉरगेट अबाउट मेटा या फिर दूसरी कंपनीज, व्हाट्सएप भी ये सारे मैसेजेस जो हैं उनको देख नहीं पाता, वो डिक्रिप्ट नहीं करते हैं वो। तो ऐसी एश्योरिटी दी है। इसी के साथ साथ जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, तो उन्होंने 5 जज वाली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को ये बताया है कि जो ये बजट सेशन है उसके सेकेंड हाफ में भारत सरकार जो है वो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने वाली है।
तो इस बिल की हम राह देखते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और इसमें जो भी इंटरमीडियरीज हैं जैसे कि फेसबुक एक्सेट्रा, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर एक्सेट्रा, तो ये सारी जो कंपनीज हैं तो प्राइवेसी के साथ जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं अगर वो ब्रीच करते हैं तो इन सारे पॉइंट्स को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में सरकार जो है वो कवर करने वाली है। तो लेट्स वेट एंड वॉच फॉर दिस बिल, ऐसा हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है। ओके, मोरबी डेथ्स की बात करें, वी नो के एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी अक्टूबर 2022 में। तो जो ओरेवा के सीएमडी हैं, राइट, जयसुख पटेल, तो वो पुलिस कस्टडी के हवाले मीन्स उनको किया गया है, राइट। मोरबी के जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनकी कोर्ट ने 8 फरवरी तक जयसुख पटेल को पुलिस की कस्टडी में भेज दिया है और 135 लोगों की मृत्यु हुई थी। हम सब जानते हैं कि इसमें क्या हुआ था, राइट। और ये उनकी जो कंपनी है अजंता, उनकी मल्टीपल कंपनीज है, ऑरपेट है, देन दे हैव दिस अजंता एंड ओरेवा एक्सेट्रा। तो उसमें से जो अजंता कंपनी है उसको ये फुट ब्रिज जो है इसको मेंटेन और ऑपरेट करने का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिला था। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एमजे खान को ये कहा है कि 400 से भी ज्यादा लोग जो है वो ब्रिज पर मौजूद थे, जबकि इसकी कैपेसिटी जो थी वो सिर्फ 100 लोगों की थी। 100 से ज्यादा लोग जो है वो इस ब्रिज पर एक समय पर नहीं जा सकते, लेकिन 400 से भी ज्यादा लोग जो है वो मौजूद थे। और अब इन्वेस्टिगेशन इस दिशा में चल रही है कि क्या यहाँ पर कोई करप्शन हुआ था, इलीगल ग्रेटिफिकेशन हुआ था, कि क्यों ऐसी एक घड़ी बनाने वाली कंपनी जो है उसको इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दिया गया। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। ठीक है, तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, राइट। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स एक और चीज कह दूंगा आपको कि आप अगर आज के न्यूज़पेपर्स को देखेंगे तो बहुत सारे आर्टिकल्स जो है वो बजट पर लिखे गए हैं, लेकिन हम बजट के साथ जुड़े हुए आर्टिकल्स को आज डिस्कस नहीं करेंगे। द रीजन इज, सबसे पहले तो हम बजट को समझ लेंगे, राइट, कि बजट में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या चेंजेस हैं। तो ये सारी चीजें जब हम एक बार समझ लेंगे उसके बाद अगर कोई आर्टिकल्स हैं बजट के साथ जुड़े हुए तो वो हम देखेंगे। क्योंकि क्या होगा कि आज के आर्टिकल्स अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ आर्टिकल्स ऐसे होंगे जो बजट के बारे में पॉजिटिव चीजें कह रहे होंगे, कुछ आर्टिकल्स ऐसे होंगे जो बजट के बारे में नेगेटिव चीज कह रहे होंगे, कुछ ऐसे आर्टिकल्स होंगे जो बजट में क्या क्या चीजें मिस हो गई और क्या क्या चीजें सॉल्यूशंस, तो इस प्रकार के आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपको बेसिक ही नहीं पता है बजट के बारे में क्या क्या चीजें आई, क्या क्या चीजें नहीं आई एक्सेट्रा, तो फिर ये आर्टिकल्स को पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहता है, राइट। तो पहले बजट और उसके बाद बजट के साथ जुड़े हुए कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं तो उसको हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये एक क्लैरिफिकेशन जो है वो मैं आपको बता दूं, वरना फिर क्या होगा कि आप अगर खुद न्यूज़पेपर देखेंगे तो आपको लगेगा कि सर आपने तो बजट वाले आर्टिकल्स कोई कवर ही नहीं किया। बट द रीजन इज कि ये रीजन की वजह से मैंने इसको कवर नहीं किया, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन एज फार एज दिस एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स आर कंसर्न्ड, राइट। लेट्स मूव ऑन। ऑल इज नॉट वेल इन लद्दाख, पायोनियर का ये आर्टिकल है। सोनम वांगचुक, आई एम श्योर आप इनको जानते हैं, राइट। 3 इडियट फिल्म तो आपने देखी, 3 इडियट्स फिल्म आपने जरूर देखी होगी। और उसमें जो फुंगसुक वांगड़ू यानी कि आमिर खान ने जो एक रणछोड़ दास, श्यामल दास छांछड़, और फिर बाद में पता चलता है कि ही इज लाइक फुंसुक वांगड़ू, द फुंसुक वांगड़ू या फिर दी फुंसुक वांगड़ू। तो ये बेसिकली ये कैरेक्टर जो है इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम सोनम वांगचुक। और अब ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि 26 जनवरी से वो 5 दिन के उपवास पर थे। क्यों उपवास पर थे? उनकी डिमांड थी, उन्होंने सरकार को ये कहा कि जो लद्दाख में एक्टिविटीज चल रही हैं, अब हम दोस्तों ये जो जब से जोशी मठ न्यूज में आया है तो हमने देखा कि कितनी सारी बर्बादी हुई और क्या क्या चीजें चल रही हैं हिमालयन रेंज में अलग अलग जगहों पर, राइट। तो ये जो सोनम है उनकी डिमांड ये थी कि सरकार ये सारी एक्टिविटीज जो हैं उनको बंद करे, और इसी के साथ साथ जो सरकार ने एक वादा किया था कि यहाँ पर 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो ये वादा सरकार ने पूरा नहीं किया है, तो इस वादे को सरकार को पूरा करना चाहिए। ये 2 प्रीडोमिनेंट डिमांड, राइट। नंबर 1 एक्टिविटीज को रोकना, ये डेवलपमेंट की, सो कॉल्ड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज को, एंड द सेकंड इज ये 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आई एम श्योर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली दिस 6th शेड्यूल, राइट। ये 6th शेड्यूल जो है दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसके माध्यम से ऐसा होता है कि जो कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन 50% से ज्यादा है,
तो ऐसे क्षेत्रों में एक ऑटोनोमियस एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया के तौर पर इसको डिक्लेयर करने की बात जो है वो 6th शेड्यूल में है। और ऐसा क्यों किया जाता है कि जिन जगहों पर 50% से ज्यादा पॉपुलेशन ट्राइबल हैं, तो वो जो ट्राइबल कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए ये चीज जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है। और ये जो ऑटोनोमियस एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल या फिर ऑटोनोमियस नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनोमियस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मैं यहां पर लिख देता हूं एक सेकंड ताकि कोई ऑटोनोमियस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये किसके तहत, कॉन्स्टिट्यूशन का जो 6th शेड्यूल है इसके तहत ऑटोनोमियस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल किन जगहों पर, जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन 50% से ज्यादा है वहां पर एडीसीज जो है उनको फॉर्म की जाती हैं। अब ये एडीसीज जो हैं इनके पास काफी पावर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके साथ जुड़े हुए ज्यूरिसडिक्शंस, इंडिजिनियस ग्रुप्स हैं इनके साथ जुड़े हुए ज्यूरिसडिक्शंस जैसे कि ज़मीन की बात है, कल्टीवेशन, इनहेरिटेंस, फॉरेस्ट्स, राइट, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके साथ जुड़े हुए डिसीजंस ये ऑटोनोमियस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जो हैं वो लेती हैं। इसी के साथ साथ ऑटोनोमियस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास रेवेन्यू और टैक्सेस जो हैं इनको कलेक्ट करने का अधिकार भी रहता है। ठीक है। It permits the creation of independent administrative entities which can enact laws that defend the tribal population's interest and preserve their cultural identity. ये जो 6th शेड्यूल है वो बेसिकली इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटीज जो है वो गठित करने की परमिशन देता है, और जिससे फिर ट्राइबल लोग जो हैं तो उनके कल्चर को उनकी कल्चरल आइडेंटिटी, उनका जो ट्राइबल कल्चर है उसको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने के लिए ये एक सेटअप जो है वो है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अब वांगचुक जो है उनका मिशन ये है कि लद्दाख जो है इसको कॉरपोरेट ग्रीड से बचाया जाए। मैंने कुछ दिनों पहले आपको एग्जांपल दिया था, आपको याद होगा, मैंने कुंभलगढ़ की बात बताई थी, मैंने आबू और कुंभलगढ़ का एग्जांपल दिया था, राइट। और गोवा का भी एग्जांपल मैंने कई बार दिया है कि गोवा एक बहुत ही शांत जगह थी, लेकिन आज अगर आप गोवा जाएंगे तो यू विल फाइंड कि वहां पर अब तो पूरा साल जो है वो ट्रैफिक होता है। मीन्स गोवा इज लाइक, अब तो ऐसा हो गया है कि अब वहां पर एक बड़ा शहर बन चुका है। हर जगह पर होटल्स हैं, हर जगह पर बार्स हैं, हर जगह पर पब्स हैं, राइट। तो जो प्रॉपर कल्चर था वो कहीं ना कहीं चला गया, और हम जब चीज़ों को देखते हैं तो हमें सिर्फ ब्यूटीफुल चीज़ें ही नजर आती है, लेकिन इतने सारे टूरिस्ट जब जाते हैं और इतना सारा कचरा जब जनरेट होता है तो ये कचरा कहाँ पर जाता है, राइट। इसको क्या प्रॉपरली रिसाइकल किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें टूरिस्ट थोड़ी देखते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट का नुकसान जो है वो बहुत हो रहा है। और लद्दाख पर तो बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं, एंड वी नो के हमारे देश में लोग जो हैं अब 4x4 और ये सारी चीज़ें अब यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी हैं। अब ये थार, फॉर्च्यूनर, एंडेवर एक्सेट्रा लेकर लोग जो है वो लद्दाख जाते हैं। पिछले 10-15 सालों से ये ट्रेंड आया है, तो लोग बड़ी बड़ी मात्रा में लद्दाख जाते हैं, लेकिन कितना सारा कचरा जो है वो लद्दाख में छोड़ कर जाते हैं। तो लद्दाख एक बहुत ही एक इट वाज लाइक ए सॉर्ट ऑफ वर्जिन प्लेस, लेकिन अब ये लद्दाख जो है इसमें बहुत सारा डिस्ट्रक्शन जो है वो मीन्स अभी जिस प्रकार से चीजें आगे बढ़ रही हैं तो डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। और यू विल ऑल्सो फाइंड दिस थिंग कि पैसे वाले लोग जो होते हैं, मीन्स बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेस हैं, वो क्या करते हैं कि ये ऐसी जगहों पर जहाँ पर टूरिस्ट ज्यादा जाते हैं तो वहां पर प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं, और फिर धीरे 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 करके वहां पर पूरा एक शहर जो है वो बस जाएगा। तो लद्दाख का जो प्रॉपर कल्चर है, जो इसकी एक खासियत है, वो कहीं ना कहीं चली जाएगी। तो सोनम जो है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कहा है मैसेज करके कि ऑल इज नॉट वेल इन लद्दाख। यू सी, ऑल इज नॉट वेल, ऑल इज वेल एंड ऑल इज नॉट वेल, 3 इडियट का भी यहाँ पर कनेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन जो लद्दाख का एडमिनिस्ट्रेशन है, वी नो कि लद्दाख जो है वो अभी यूनियन टेरिटरी है, तो लद्दाख का जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसने इनकी हंगर स्ट्राइक जो है इसको एक थ्रेट के तौर पर देखा, और फिर सोनम जो है उनको हाउस अरेस्ट में रख दिया। जो वांगचुक यानी कि सोनम जो कह रहे हैं
वो एक सही बात बता रहे हैं। वो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि जो माइंडलेस कंस्ट्रक्शन है इसकी वजह से कितना डिस्ट्रक्शन जो है वो हर जगह पर हमें देखने को मिल रहा है। और अभी हमने अगर चीज़ों को नहीं रोका तो फिर फ्यूचर में एक बहुत बड़ी घटना जो है, दुर्घटना जो है वो हो सकती है। और बेसिकली जो सोनम बता रहे हैं वो हिमालय के लिए, हिमालयन एनवायरनमेंट के लिए भी सही बात है, और इसी के साथ साथ लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखें तो हमारे देश के हित के बारे में ही वो बात कर रहे हैं। लद्दाख जो है उसको काफ़ी सेफ गार्ड्स थे, लेकिन आर्टिकल 370 जब से चला गया है तब से ये जो सेफ गार्ड्स लद्दाख एंजॉय कर रहा था तो वो कहीं ना कहीं चले गए हैं। और सरकार ने जो प्रॉमिस किया था सरकार ने आज भी उसको फुलफिल नहीं किया है। तो बेसिकली सरकार को देश के हित को ध्यान में रखते हुए इस पर कुछ सीरियस डिस्कशन जो है वो करनी चाहिए और इस पर कुछ सीरियस स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है। अब दोस्तों, इंडिया यूएसए द हाई टेक बूस्ट, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। वैसे तो ब्रीफ आपको मिल चुका है, कल भी हमने डिस्कशन की थी, आज भी हमने डिस्कशन की है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में है तो मैंने सोचा कि इसको तो कवर करना ही चाहिए। और अब दोनों देशों के बीच में डीपर मिलिट्री और टेक्नो इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है इसके अनाउंसमेंट्स हुए हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, राइट। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का जो ये इनिशिएटिव है ICET, और एक नई जान आ जाएगी अब इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप के बीच में। इसके बारे में डिक्लेरेशन जो है वो क्वाड की लास्ट मई में जो मीटिंग हुई थी जापान में, तो वहाँ पर इसको ICET के बारे में बात बताई थी। और ICET में क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स, 5G 6G वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविलियन स्पेस प्रोजेक्ट्स, ल्यूनर एक्सप्लोरेशन, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। डिफेंस पर खास जोर दिया गया है। फाइटर जेट इंजन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया, GE एरोस्पेस जो है वो यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने वाला है वगैरह वगैरह। 1950s और 60s के टाइम पर देखें तो इंडिया और यूएसए के बीच में न्यूक्लियर और स्पेस प्रोग्राम की पार्टनरशिप अच्छी चल रही थी। फिर भारत ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किए उसके बाद यूएसए ने हमारे पर सैंक्शंस लगा दिए थे, लेकिन फाइनली 2005 में दोनों देशों के रिलेशनशिप जो है वो रिस्टोर हुए। इतनी सारी इंडियन पॉपुलेशन जो है वो, या फिर इंडियन डायस्पोरा जो है वो यूएसए में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों देशों के रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं थे, कि लंबे समय तक बिगड़ गए थे, राइट। यूएसए जो है वो पाकिस्तान की तरफ झुका हुआ था, लेकिन अब रिलेशनशिप जो है वो रिन्यू हो रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो भी जाने वाले हैं यूएसए, और ICET जो है इसको हमारे देश में PMO और वहां पर व्हाइट हाउस डायरेक्टली देखने वाला है। तो लेट्स होप कि ये फटाफट इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। और खास करके चाइना जो है इसका थ्रेट है, तो इसकी वजह से दोनों देश जो है वो नजदीक आ रहा है। चाइना इज वर्किंग लाइक ए ग्लू बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। इंडिया इज ऑल्सो लुकिंग टू रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन रशियन वेपन्स। कुछ दिनों पहले हमने बात की थी ना कि रशियन वेपन्स जो उनकी मिसाइल्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, तो उनका परफॉर्मेंस इतना कोई खास नहीं रहा है, और हमारा बहुत सारा सामान जो है डिफेंस का वो रशिया से आया हुआ है। तो अब भारत जो है वो अपनी डिफेंस की जो डिफेंस का जो आर्सनल है, हमारे जो हथियार हैं उनको हम डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि सिर्फ एक ही देश के हथियार हमारे भी यहाँ पर हों, हम अलग अलग देशों से हथियार खरीदना चाहते हैं। और खरीदना भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट, हमारी जो दिशा है वो ये है कि हम पार्टनरशिप में उन हथियारों को हमारे ही देश में प्रोड्यूस करें। तो इस दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। जियोपॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ एक दूसरा इंटरेस्टिंग आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में है, न्यू सिनो रशियन अलायंस। और भारत के लिए ये क्या होगा? जो ये ट्रायंगुलर डायनेमिक है, तो ये ट्रायंगल अगर हम बना ले तो एक तरफ है यूएसए, यहां पर है C फॉर चाइना, R फॉर रशिया। रशिया और चाइना के बीच में रिलेशनशिप अच्छे हैं, यूएसए और रशिया के बीच में रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, यूएसए और चाइना के बीच में रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। तो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त होता है। तो चाइना का दुश्मन यूएसए, रशिया का दुश्मन यूएसए, तो दोनों जो है वो मित्र हो गए। अब ये जो ट्रायंगुलर डायनेमिक है इसकी इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर, और खास करके भारत का जो एक स्टैंडिंग है इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स, तो इस पर भी इसकी काफी इम्पैक्ट होती है। ये जो रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पर, और जिस प्रकार से ये ट्रायंगल चल रहा है, तो अब भारत को अपना इंटरनेशनल रिलेशन जो है उसको रिकैलिब्रेट, यानी कि अपनी चीज़ों को फिर से रिकैलिब्रेट करने की ज़रूरत है। और लास्ट फरवरी व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो गए थे बीजिंग, चाइना गए थे, और उस समय पर लास्ट फरवरी, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट कि यूक्रेन का जो युद्ध स्टार्ट हुआ ना, उससे पहले व्लादिमीर पुतिन वहां पर गए बीजिंग,
और उस समय पर दोनों देशों ने यह कहा कि हमारी पार्टनरशिप जो है इट्स विदाउट लिमिट्स एंड विथ नो फॉरबिडन एरियाज। इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि अगर चाइना और इंडिया के बीच में युद्ध हो गया तो फिर विदाउट लिमिट्स और फॉरबिडन एरियाज, नो फॉरबिडन एरियाज, ऐसा है कि किसी भी क्षेत्र में दोनों की पार्टनरशिप जो है वो चलेगी? तो क्या भारत के खिलाफ भी जाएगा रशिया? सी, तो एक प्रश्न उठता है। आई एम नॉट सेइंग कि जाएगा ही जाएगा, बट दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन दैट पॉप्स अप इन आवर माइंड व्हेन वी रीड दिस स्टेटमेंट। फिर व्लादिमीर पुतिन फरवरी में वापस आए अपने देश रशिया में, और फिर उसके बाद उन्होंने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। 2010 तक, लगभग 2010 को अगर आप देखेंगे तो ऐसा था कि मॉस्को और बीजिंग जो है वो यूएसए के साथ अपनी रिलेशनशिप को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे थे, और कहीं ना कहीं ओबामा साहब भी चाहते थे, लेकिन फिर मिस्टर ट्रंप आए और चीजें जो है वो एक नए लेवल पर चली गई। अब रशिया जो है वो मीन्स उसके बारे में मुझे और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि रशिया और यूएसए की रिलेशनशिप कैसा है, क्योंकि आई एम श्योर आप इतना तो जानते हैं और हमने इसके बारे में भी कई बार डिस्कशन की है। तो वो बेसिक चीजों पर नहीं जा रहा हूं, मेन अच्छे अच्छे पॉइंट्स पर मैं अगर फोकस करूं तो चाइना का एम्बिशन ये था कि वो यूएसए को हटाकर टेबल पर बैठ जाए, यानी कि टॉप जो चेयर है वहां पर बैठ जाए, हाई टेबल पर, और एशिया में भी वो एक डोमिनेंट पावर के तौर पर उभर जाए। ये जापान, इंडिया, ये सारे देश जो हैं उनके नीचे रहें, ऐसा चाइना का सपना है। और रशिया जो है उसका सपना ये है कि कैसे भी करके यूएसए जो एक सरताज है, तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड का सरताज है, तो इसको हटाकर वहां पर कोई और देश आ जाए। वो तो नहीं आ सकता, लेकिन चाइना बैठ जाएगा तो भी उनके लिए अच्छा है। अगर पुतिन जो हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, मीन्स प्लान ये था कि 1 या 2 हफ्तों के अंदर ही यूक्रेन जो है वो घुटने टेक देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर ऐसा होता तो अगर लेट्स से रशिया जो है वो यूक्रेन को इजीली हरा देता 1-2 हफ्तों के अंदर, तो फिर जो चाइना है उनके अंदर भी ये हिम्मत आती कि देखो अब यूक्रेन को हरा दिया तो यूएसए और यूरोप कुछ नहीं कर पाए, बेसिकली जो नेटो है वो कुछ नहीं कर पाया, तो चलो अब ताइवान जो है उस पर ऐसा अटैक करके ताइवान को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वोलोदिमीर जेलेंस्की, उन्होंने ये दिखाया कि भले ही हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स ना हो, भले ही हम आपसे इकोनॉमिकली कमजोर हो, राइट, लेकिन हम अच्छी एक फाइट देंगे। और वेस्टर्न वर्ल्ड ने जो मदद की, तो इससे अब चीजें जो है वो चेंज हो गई। नेजमिनो के फेब्रुआरी स्टार्ट हो चुका है, लगभग 1 साल अभी हो जाएगा। ये 24 फेब्रुआरी को यूक्रेन और रशिया के युद्ध का 1 साल हो जाएगा। अभी ऐसा लग रहा था कि अभी युद्ध स्टार्ट हुआ, और देखते ही देखते 1 साल तक ये युद्ध जो है वो चला है। तो अब चाइना भी 2 बार सोचेगा कि नहीं, ऐसे ताइवान पर हम ऐसे ही अटैक जो है वो नहीं कर पाएंगे। पुतिन और शी जो है उन्होंने बेसिकली ये जो चीजें की तो उनको लगा कि वेस्टर्न वर्ल्ड टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब अमेरिकन लीडरशिप जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड को यूनाइट कर रही है, और यूरोप में इनफैक्ट नेटो जो है वो एक्सपांड होने लगा है। 2 और देश जो हैं वो नेटो को ज्वाइन करने के लिए बता रहे हैं। और ये जो रशिया का इन्वेजन है, तो इसने ये भी एक फियर पैदा किया है कि चाइना जो है वो भी एशिया में इस प्रकार का इन्वेजन जो है वो कर सकता है। फॉर एग्जांपल ताइवान में, भारत के बारे में तो नहीं कहूंगा यहाँ पर, लेकिन ताइवान में। तो ऐसा देखते हुए ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश जो हैं उन्होंने भी यूएसए के साथ अपनी मित्रता जो है उसको और ज्यादा बढ़ा ली है। और बर्लिन और टोक्यो जो है, बर्लिन यानी कि जर्मनी, टोक्यो जो है, तो इन्होंने भी अपने डिफेंस के बजट को और ज्यादा बढ़ा दिया है। और वो भी अब यूएसए के साथ जो है वो मीन्स, लेट मी टेल यू, रशिया और जर्मनी के बीच में रिलेशनशिप, इकोनॉमिकल रिलेशनशिप, जो ट्रेड और ये गैस खरीदना, ये सारी चीजें बहुत ही स्ट्रांग है। और जापान और चाइना के भी बिजनेस रिलेशनशिप काफी स्ट्रांग है। लेकिन इसके बावजूद भी ये दोनों देश जो हैं वो यूएसए के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये सारी चीजें जो हैं वो कुछ काम की नहीं आएगी अगर सिक्योरिटी नहीं होगी। तो नेटो जो है वो अब इंडो पैसिफिक में भी एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेगा। और इस चीज से दुनिया की आंखें जो हैं वो खुलने लगी हैं। और खास करके भारत के लिए ये एक बहुत ही जो कहते हैं ना कि एक सोचने वाली बात है ये, कि ज्यादातर हमारा सामान जो है वो रशिया से मंगवाया हुआ है। और अगर रशिया जो है वो चाइना के साथ ये बता रहा है कि नो लिमिट्स एंड कोई ऐसा किसी भी एरिया में, राइट, कोई लिमिट बिना की पार्टनरशिप है हमारी एक्सेट्रा, तो भारत जो है वो अपने हित को ध्यान में रखते हुए, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी को मेंटेन करते हुए रिलेशनशिप जो है इसको आगे बढ़ाएगा डेफिनेटली। और 3 दशक पहले ऐसा था
कि भारत, रशिया और चाइना को मीन्स मिलकर ये तीनों देश जो हैं वो ये पूरा ट्रायंगल जो है, इंडिया, चाइना और रशिया का ट्रायंगल, वो ये कह रहा था कि यूनिपोलर, सिर्फ यूएसए ही एक पावरफुल देश रहे और बाकी सारे उनके नीचे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 3 दशक पहले ऐसी सिचुएशन थी, आज ऐसी सिचुएशन है कि हम मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए काम कर रहे हैं, राइट। तो बेसिकली ये चाइना और रशिया का जो अलायंस है, तो इसकी वजह से जियोपॉलिटिक्स में काफी सारे बदलाव आए हैं। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स, राइट। अगर आज का लेक्चर जो है इससे आप इंस्पायर हुए हैं तो प्लीज पास इट ऑन टू समवन यू वांट टू inspire. Thank you very much for your love and support. Please do support Mission Life. And I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.